बड़ियां मुसीबतां सहियां ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਹਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ गिरती रही, आंधियाँ चलती रही, पर चिराग भी जलते रहे। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। इन्हीं बचन प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की तख्त श्री पटना साहिब के जत्थेदार सिंह साहब भाई रणजीत सिंह ज्ञानी जी, आपके सद्वचनों से ये वातावरण और भी सुरभित हो गया है। हम आपको नमन करते हैं और आपने जो आशीर्वचन दिया है हमेशा ये यादगार रहेगा। हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री, नारी सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल, कुशल अभिनेत्री एवं अति कुशल राजनेत्री, बहुआयामी प्रतिभा की धनी श्रीमती स्मृति ईरानी जी की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम सब उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मैं इससे पहले कि उन्हें औपचारिक रूप से माइक्रोफोन पे यहाँ डायस पे बुलाऊं अपने सुंदर वक्तव्य के लिए, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैडम स्मृति ईरानी जी, शादी से पहले इनका सरनेम है मैडम स्मृति मल्होत्रा और वो पंजाब और पंजाबियत को बहुत बखूबी जानती हैं। उनके दिल में पंजाब बसता है, पंजाबियत बसती है। मैं पूरे आदर मान के साथ मैडम स्मृति ईरानी जी को यहाँ अपने वक्तव्य के लिए बुला रहा हूँ। आइए मैडम। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, इस मंच पर हम सबको अपना शुभाशीष देते जत्थेदार तख्त श्री पटना साहिब भाई रणजीत सिंह जी, आज जिनके कुशल आयोजन की वजह से हम सब इस सभागार में उपस्थित हैं, ऐसे एनआईडी फाउंडेशन के चीफ पेट्रन आदरणीय सतनाम जी एवं फाउंडेशन की फाउंडर हिमानी सूद जी। इस मंच से आज जब उल्लेख किया गया कि मेरा निजी इतिहास पंजाबियत के साथ क्या है, तो मेरी दृष्टि पड़ी उस किताब पर जिसका आज सिंह साहब के पुण्य हाथों से और नड्डा जी के आशीर्वाद से यहाँ पर विमोचन हुआ। मैं दिल्ली में पली बड़ी और अगर जो 5 स्तंभ हैं सिख समाज के, धर्म के, तो उन 5 स्तंभों को इस किताब में फलीभूत होते देखा। पहला स्तंभ जो इस किताब का हिस्सा है वो है सत्य, सत्य की तलाश अथवा अंग्रेजी में परस्यूट ऑफ ट्रूथ। और दिल्ली में पले बड़े किसी भी उस बच्चे से पूछो जिसने 84 का वो साल देश की राजधानी में बिताया हो, वो बच्चा आपको बताएगा कि क्या मंजर उसे देखने को मिला था। तब मेरी उम्र 8 साल की थी। नाना ने कहा कि आपको चुपचाप छज्जे पर रहना है, नीचे नहीं उतरना। आर.के. पुरम में मलाई मंदिर के पास 8 साल की उम्र में बच्चा जब छत से खड़े होकर आसपास का नज़ारा देखता तो आग और धुएं के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। स्कूल जाते वक्त रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता और ये जानकारी
उस 8 साल के बच्चे को भी रहती कि उस गुरुद्वारे में भी कत्लेआम हुआ था। आज भी जो लोग आर.के. पुरम के उस इलाके में रहते हैं वो जानते हैं कि सिख समुदाय वहां पर एक टैक्सी स्टैंड चलाता, और वो 8 साल की उम्र का बच्चा ये भी जानता कि जहां से धुआं उठ रहा है वहां पर वो थे। इसलिए शायद 84 का दंगा कुछ लोगों के लिए इतिहास का एक पन्ना हो, लेकिन जिन लोगों ने उसको जिया, देखा, जो लोग इंसाफ की तलाश में और इंतजार में थे, वो जानते हैं कि 36 साल बाद एक सरकार का ये कहना कि अब इंसाफ होगा, वो उन पुराने जख्मों पर कितना बड़ा मरहम है। और मैं अभिनंदन देती हूँ संधू साहब आपको कि आपने आक्रोश में नहीं बल्कि इंसानियत का जामा पहनाकर उस सत्य को इस पुस्तक के माध्यम से भी प्रकाशित करने का साहस दिखाया। आज अगर उन 5 स्तंभों की बात करें तो हम सब अभिलाषी हैं कि नड्डा साहब का हम सब मार्गदर्शन प्राप्त करें। एक विषय उसमें संतोख का है, सेल्फलेस सर्विस का है, और हम सब हमेशा इस सोच में रहते कि जब नरेंद्र भाई ने FCRA का रजिस्ट्रेशन दरबार साहब की पुण्य चरणों में अर्पित करवाया तो प्रश्न ये उठा कि वर्षों वर्ष से मांग रही। ऐसा नहीं था कि सिख समुदाय की इस मांग को पहले किसी सरकार ने सुना ना हो, सुनकर अनदेखा कर देना वो भी अपने आप में समुदाय के प्रति कितना बड़ा विश्वासघात था। मैं आज अभिभूत हूं कि संधू साहब आपने इस पुस्तक के माध्यम से उस सच को भी संतोख की दृष्टि से उजागर किया। यहाँ पर सिंह साहब ने कहा कि हमने जितनी कुर्बानियां दी कौम से, अपने देश के लिए दी, और उसके एवज में कभी कुछ मांगा नहीं। कुर्बानी देना कौम में सिर्फ बड़ों का अधिकार नहीं। साहबजादों की कुर्बानी को प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में राष्ट्र में प्रतिस्थापित करके बच्चों को, परिवारों को ये संकेत दिया कि कुर्बानी ही नहीं, अगर शौर्य समझना है, देखना है, जानना है और अपने जीवन में उसे उतारना है तो कोई साहिबजादों के जीवन को देखे, समझे, उनके बलिदान को। निमरता का भाव संधू साहब इस किताब में दिखता है कि आज आपने तख्त श्री पटना साहिब की सभी महानुभावों को यहाँ पर आमंत्रित किया और उनके मुख से जो आशीर्वाद निकला वो यही कि हम सब निरंतर इतनी क्षमता रखें कि प्रधानमंत्री जी के सेवा भाव से प्रेरित हो हम भी समाज और राष्ट्र कल्याण में अपनी सेवा देते रहें। और अंत में जब गुरु प्रेम की बात करते हैं तो वो प्रेम उनके लिए जो संघर्षों में अपना जीवन बिताते हैं, जो इंतज़ार करते हैं कि समाज उनके उत्थान में अपनी सेवा, अपना सहयोग देगा, तो ये भी प्रभु की अपनी एक असीम लीला है कि आज प्रेम का वही भाव जिस किताब में सम्मिलित है, उस किताब का विमोचन अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है। समरसता की इस भावना के साथ प्रधानमंत्री जी के सेवा भाव को जो आपने इस किताब के माध्यम से प्रस्तुत किया, उसके लिए NID फाउंडेशन को मेरी ओर से आभार, अभिनंदन। This is not only the legacy of faith, it is the legacy of love towards the Gurus, which has manifested itself through his book. My compliments, Sandhu Sahab, and my gratitude to NID. Jai Hind. सत्य, संतोष, दया
निम्रता और प्रेम को संबल बना करके आपने जो भावपूर्ण और अर्थपूर्ण वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं एनआईडी फाउंडेशन और तमाम सिख समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवादी हूँ मैडम। और ये सही बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आंखें हों और आप दर्द देख लें, दर्द को महसूस भी कर लें। दरअसल सिख समाज के साथ और 1984 में जो कुछ हुआ उसके बारे में कहा जा सकता है कि ज़ख्म लगे हैं हमको तो ये काम नहीं है खारों का, अंदाज़ा था गलत हमें कुछ फूलों के किरदारों का। लेकिन आज बगिया में कुछ इस तरह के फूल महके हैं और ऐसा बागवान देश को मिला है जो इस दर्द को भी समझते हैं और हमें क्या चाहिए उस बात को भी समझते हैं। तो बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी आपका। और अब समय है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सक्षम राजनेता एवं कुशल समाज प्रणेता श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वचन का। तो महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आएं और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जो बोले सो निहाल। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार में मंत्री और हमारी वरिष्ठ नेत्री सम्माननीय स्मृति ईरानी जी, हमारे पटना साहिब के तख्त श्री जत्थेदार साहब आदरणीय श्री रंजीत सिंह ज्ञानी जी, हमारे एनआईडी के फाउंडेशन के चीफ पेट्रन श्री सतनाम सिंह संधू जी, मैडम हिमानी सूद जी जो फाउंडर हैं न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन की, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद और हमारे सिख के धर्मगुरुगण और मीडिया के साथी, मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज ये जो बुक लॉन्च हार्ट फेल्ट द लीगेसी ऑफ फेथ, जो कि न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से इसकी पहल की गई है और उसमें शिरकत करने का, उसमें अपने आप को जोड़ने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के सभी सज्जन वृंद को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आप सब सज्जन वृंद के दर्शन करने का भी मौका मिला है और इस किताब को बुक लॉन्च में भी अपने आप को जोड़ने का मौका मिला है। इस पवित्र कार्य में मुझे आपने जोड़ा, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। आज बैसाखी भी है और ये हमारे सिख पंथ के सर्जना दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को भी हम याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के जो समाज के लिए उन्होंने काम किया, जो गुरु नानक साहब और सभी 10 गुरु ने जो काम किया, उन सब के जो टीचिंग्स हैं उससे भी हम प्रेरणा लेते हैं। तो बैसाखी के इस शुभ अवसर पर जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहीं यह पवित्र कार्य जो आज बुक लॉन्च हुआ है, ये बहुत ही ऐसे दिन पर हुआ जो बहुत ही पवित्र दिन है और इसके लिए भी मैं आयोजकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस काम की पहल की है और इसको आगे बढ़ाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आज 131वीं अम्बेडकर जयंती भी है, जन्म जयंती है और हम अम्बेडकर हॉल में इस कार्यक्रम को, जैसा स्मृति जी ने बताया कि हम मना रहे हैं, ये भी हम सबका सौभाग्य है। तो उनको भी हम नमन करते हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में भारत के संविधान एक अनूप भेंट, जिसके चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर अम्बेडकर रहे, वो हमको मिला और उसके ही प्रोटेक्शन में आज हमारा प्रजातंत्र फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उस महान आत्मा को भी आज के दिन याद करना बहुत ही हम सब के लिए जिम्मेवारी भी है हमारी, और हम लोग अभिभूत भी होते हैं उनके कार्यों के कारण, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी 130 करोड़ का देश और उस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूशन का हम सहारा लेते हैं, उसके चीफ आर्किटेक्ट के रूप में हम डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं। जहाँ तक न्यू इंडिया फाउंडेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन का सवाल है,
हम जानते हैं कि आप एक समाज के प्रहरी के रूप में आपकी ये कोशिश है कि जो अच्छे काम सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा हो रहे हैं, उन पॉलिसीज़ को लास्ट माइल डिलीवरी तक उसके बीच के गैप्स को आइडेंटिफाई करना और उसके पॉलिसी में कुछ चेंजेस की बात दिखती हो तो उनको भी जोड़ना, ऐसे एक जैसे हम कह सकते हैं कि समाज को विकसित करने के लिए जिन योजनाओं को हम चला रहे हैं उसकी देख रेख करते हुए, उसके गैप्स को फुलफिल करते हुए, उसका सामाजिक इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, आर्थिक इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को जान करके सरकार तक उसको पहुंचाना और लास्ट माइल डिलीवरी को स्ट्रेंथन करना, ये जो न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन कर रहा है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आप इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज जब हम, जैसा अभी स्मृति जी ने कहा कि जब हम खालसा पंथ की बात करें, धर्म की बात करें, तो हम यह भी जानते हैं कि सर्जना दिवस जब हम कहते हैं तो चाहे सच्चाई की लड़ाई हो, चाहे संतोष के साथ चलने का विषय हो या फिर दया का विषय हो और नम्रता के साथ, प्यार के साथ लोगों को अपने साथ समावेश करने का विषय हो, इन सारी चीज़ों का हमको ज्ञान रास्ता शुरू में गुरु गोविंद सिंह जी ने हम इस बात को आगे बढ़ाया और फिर इसको सर्जना दिवस के रूप में स्थापित करने में गुरु नानक जी ने इसको बढ़ाया और गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको एक कार्य रूप दिया। तो ऐसे जो जिसके बारे में स्मृति जी भी चर्चा कर रही थी कि कंपैशन के साथ, प्यार के साथ, सत्य के साथ, और खालसा जो शब्द है खालिस, उसका जो असल अर्थ है वो यही है कि बिना डर के सत्य, प्योर और प्योरिटी के साथ किसी बिना लगाव के साथ समाज को पूरा ढंग से अपने आप को योगदान करना, इस चीज़ को बताने का उसमें उसका मंत्र भी है, उसकी आत्मा उसमें वास करती है। तो यह चीज़ हम सभी सिख भाइयों को एक प्रेरक के रूप में अपने जिम्मेवारियों को निभाने के लिए, फिर चाहे वो कौम की जिम्मेवारी हो, फिर चाहे वो देश की जिम्मेवारी हो, सभी जिम्मेवारियों को निभाने में वो अपना पूरा योगदान करते रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। अभी हम लोगों ने एक छोटी सी फिल्म भी देखी। वो फिल्म छोटी ज़रूर थी लेकिन वह एक तरीके से हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सिख धर्म के प्रति लगाव और देखने का नज़रिया है उसको प्रतिबिंबित करती है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ उन दिनों में काम करने का मौका मिला जब वो हिमाचल और पंजाब के प्रभारी थे। तो उन्होंने पंजाब को बहुत नज़दीक से देखा और हमारे सिख भाइयों के बीच की जो विचार आते रहे, उस समय चलते रहे, वह एक उनको हमेशा उद्वेलित करता रहा और उनको सिख धर्म किस दृष्टि से आगे अपने योगदान करना चाहता है, इसको उन्होंने बहुत गहराई से समझा, इसको बहुत गहराई से जाना। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने सिख धर्म के लिए जो कुछ वो कर सकते थे उस क्षेत्र में वो उन्होंने किया। और जब उनको देश में प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने ऑल लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स और जितने भी विचार थे उन सब को इम्प्लीमेंट करते हुए उसको एक कार्य रूप देने का काम किया। तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं क्योंकि ये सच है। और इस फिल्म में उन सारी बातों को डाला भी गया है, उसको दिखाने का प्रयास भी किया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यह सोच या पहले थी नहीं, या सोच होने के बाद उसके प्रति उदासीनता थी, ये फर्क तो हमको समझना पड़ेगा। अब ये FCRA की डिमांड, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की डिमांड, और इसमें रजिस्टर हो हरमंदिर साहब, ये डिमांड कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद की डिमांड नहीं थी, ये सालों साल से चली आ रही थी। और सिख भाइयों ने जो देश की आज़ादी से लेकर के और कौम की रक्षा के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है वो भुलाए नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन
और वो क्या, वो अपने ही हरमंदिर साहब के साथ अपना जुड़ाव बनाने के लिए एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन चाहते थे, और सारे दुनिया में हमारे सिख भाई फैले हुए हैं, वह हरमंदिर साहब से जुड़े। यह कितनी बड़ी ताकत के साथ भारत के लिए एक दृष्टि और दिशा देने का कारण था, लेकिन नहीं किया गया। आज हमें खुशी है कि हमारे दुनिया के सारे सिख भाई हरमंदिर साहब से जुड़ सकते हैं, एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन हो गया, और यह काम की पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं जो अभी हमारे पटना साहिब के तख्त जत्थेदार साहब ने भी कही, ज्ञानी जी ने भी कही, आदरणीय ज्ञानी जी ने भी कही कि ये लंगर पर टैक्स, अब देखिए मोर देन 1 करोड़ पीपल लंगर में पार्टिसिपेट करते हैं भारत और अन्य गुरुद्वारों में। इतना बड़ा मानवता का कार्य, और सालों साल सिंस टाइम्स इमेमोरियल चल रहा है, और उस पर टैक्स का विषय था। किसी ने इस बारे में विचार नहीं रखा, लेकिन ये डिमांड आई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने माना, और आज हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी में 325 करोड़ एनुअली यह भारत सरकार रीबर्स करती है और इसको जोड़ने का काम। अभी जत्थेदार साहब ने बताया कि हम चाहते या उस समय होता तो नानकाना साहब हमारा भारत का पार्ट होता, लेकिन अब उस समय की बात जैसी रही हो, लेकिन यह सोच पैदा होना कि हमारे सिख भाई नानकाना साहब के दर्शन कर सके, वहाँ जा सके, उनके साथ अपना जुड़ाव बना सके, इसको 70 साल से ज़्यादा लग गए इस सोच को एक रूप देने के लिए। और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 120 करोड़ रुपए लगा करके करतारपुर कॉरिडोर, और कॉरिडोर के साथ साथ वो जो पैसेंजर्स के लिए टर्मिनल जिसमें 15,000 लोग आ सकते हैं, उसका भी इंतज़ाम किया गया। और हम ये सब लोग जानते हैं कि सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन का उसका भी मॉडर्नाइजेशन किया गया, और इसके साथ साथ वहाँ हाई पावर टेलीस्कोप भी लगाया गया ताकि वो हम नानकाना साहब के दर्शन कर सकें, उसको देख सकें। इसके साथ साथ सारे देश के मिशंस के माध्यम से, यानी हमारी एम्बेसीज, हमारे मिशंस, उनके माध्यम से गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स वहाँ पर फैलाई जाए सारे दुनिया में, इस काम की भी शुरुआत की तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए जब हम मोदी जी के बारे में बात करते हैं तो उनका लगाव सिख कौम के साथ कोई राजनीतिक नहीं है, वो देशभक्ति से ओतप्रोत है, और देशभक्ति से ओतप्रोत होते हुए सिख धर्म का जो कंट्रीब्यूशन है भारत को मजबूत बनाने में, उसके प्रति एक समर्पण भाव है जिसको मोदी जी अपने ढंग से उसको हमेशा रखने का प्रयास करते हैं। अब ये तो किसी ने आइडिया नहीं दिया था कि गुरबानी को विभिन्न भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन करके उसको प्रसारित किया जाए, उसको प्रचारित किया जाए, लेकिन इस काम को प्रधानमंत्री मोदी जी मिशन मोड में अपने तरफ से लेते हैं, तो यह इस बात को बताता है कि यह देश को मजबूत और ताकत देने का जिस तरीके से उन्होंने, और मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए जो हम लोगों के समाज में, देश में आवश्यकता है, उसको पूरा करने में उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व जो 350 साल का मनाया गया, अब मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज मैं 61 साल का हो गया हूँ। 11 साल का बच्चा था जब 300 साल मनाया गया पटना में, और मैं अपने पिता माता के साथ पैदल, क्योंकि वो जो रोड थी पटना सिटी की वो सारी भरी हुई थी, मतलब वो एक तरीके से आपको याद होगा गांधी मैदान से जुलूस निकला था, और जुलूस ऐसा था, मुझे उस समय मैं बच्चा था तो ट्रक्स गिनता था, तो 500 ट्रक्स क्रॉस्ड इन फ्रंट ऑफ मी, आई सॉ दैट। तो फिर मैं उसके बाद गुरुद्वारे में गया, वहाँ सुबह दोपहर का चला था, 11 साल का था, माताजी पिताजी का बहुत आग्रह रहता था कि ऐसे कार्यक्रमों में हमको शामिल होना चाहिए, तो आई रिमेंबर 7 किलोमीटर्स वी वेंट ऑन फुट, और तब हम पटना सिटी पहुँचे, और फिर पटना सिटी में हमने दर्शन किया, और फिर उन दिनों ऑटो भी नहीं होता था, रिक्शा होती थी,
रिक्शा में बैठ कर, क्योंकि गाड़ी से जाना तो संभव था नहीं, गए थे पैदल, तो रिक्शा में फिर मैं लौट करके आया था। तो वो भी मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का 300 साला याद है। और जब 350वां साल हम मना रहे थे तो मुझे उसकी खुशी हो रही थी, और वो उसको याद कर रहा था मैं कि आई वाज विटनेस टू द 300 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह साहब। एक बात मैं अभी जत्थेदार जी को, आदरणीय जत्थेदार जी को मैं बता रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज भी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ पटना से चलकर नंदपुर साहब आए थे। और इसका प्रमाण ये है कि नंदपुर साहब में आज भी हमारी जमीन है। जंदबड़ी एक गांव है, नड्याल जगह है जहाँ के हम नड्डे हैं, वहाँ से नड्डा टाइटल आया। तो अभी भी हमारी वहाँ अच्छी जमीन है। एक बुक और लिखनी पड़ेगी। उस समय जब इन्वेजन होता था तो हमारी जमीन नीचे अच्छी थी, इसलिए जमीन वहाँ रही। और अगर आप देखें तो उससे सीधे सामने पड़ती है नैना देवी और उसके आगे बिलासपुर। तो उन दिनों पैदल लोग चलते थे, तो आकर के फिर बिलासपुर बसे, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत थी हर समय जो ये इन्वेजन होता था। तो ऐसा बताते हैं। तो हम लोग फिर, मैं बिलासपुर हिमाचल पहुंचने का रास्ता ये रहा, लेकिन जंदबड़ी और अनंतपुर साहब से आज भी मेरा संबंध है, और वहाँ अभी भी नड्डा रहते हैं। ये मैं, क्योंकि आपने चर्चा की तो ये बात अलहदी है, लेकिन मुझे लगा कि जब हम गुरु गोविंद सिंह जी को याद कर रहे हैं तो अनंतपुर साहब से हमारा विशेष रिश्ता है, ये ज़रूर हम बताना चाहेंगे। और पटना साहब से तो है ही हमारा रिश्ता। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से 350वां साल मनाने के लिए जो प्रयास किए, उनका खुद का वहाँ जाना, 100 करोड़ रुपए के एलोकेशन के साथ उन चीज़ों को आगे बढ़ाना, रेलवे से लोग जाएं इसकी व्यवस्था करना, बोर्डिंग लॉजिंग की व्यवस्था सरकार देखे इसकी चिंता करना, एक कॉमेमोरेटिव कॉइन उसकी दृष्टि से 350वां साल का निकालना, ये भी रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर 750 बेड का हॉस्पिटल जामनगर में, वह भी देना इस बात को बताता है कि हमने हमेशा एक तरीके से समाज के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए और समाज का जुड़ाव बने, इस बात का प्रयास मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से अन्य सरकारों ने सिख कौम के दर्द पर मलहम लगाने के बजाय जो उसमें जलन को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहना चाहता, लेकिन अब 346 ब्लैक लिस्टेड लोग बनाए हुए, दुनिया भर में बेचारे हैं, वो आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते। अब ये इसको पूरा करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहल ली, और 345 में से 343 ब्लैकलिस्ट हट गया है, सिर्फ 2 पर रहा है, उसको भी जल्द से जल्द, हाँ वो भी, उसको भी हटाने का प्रयास करें। लेकिन इस तरीके के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। 2 विषय में और भी कहूँगा कि अभी यहाँ पर पीछे कुछ लोगों ने CAA पर, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट पर बहुत बड़ा बवाल बनाने की कोशिश की और बहुत कुछ उस पर करने की कोशिश की। मुझे लगता है इन राजनीतिक नेताओं को जो इस तरह की बातचीत करते हैं, उनको देश हित की विषय समझ में नहीं आते हैं। क्या हमको मालूम है कि अफगानिस्तान में एक समय में 50,000 से ज्यादा फैमिलीज थी, सिख फैमिलीज थी, विच हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2,000 नाउ। अब वो सारे सिख भाई कहां जाएंगे? उनको यहां पर इज्जत के साथ जीने का अधिकार दिया तो इस CAA ने दिया, इसको भी हमको समझना चाहिए। और ये मोदी जी के पहल पर हुआ। और मैं, देखिए, मैं इन सब चीजों को बहुत गहराई से जानता हूं। एक बच्चा है, यहां जन्म लेता है, अफगानिस्तान से आया है, स्कूल में एडमिशन करना जाए तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। यह आजाद भारत की स्थिति थी। मैं उन नेताओं से पूछता हूं कि आपके दिमाग का दिवालियापन था क्या? आप मेडिकल कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन नहीं ले सकते। पाकिस्तान से आ गए, अफगानिस्तान से आ गए, सालों साल आ गए, यहां बैठे हुए हैं, हमारे बीच में पले बढ़े, and they cannot take admission in engineering college, they cannot take admission in medical college. I being a health minister, people have come to me, represented, कि ये हमको करने की इजाजत दी जाए। हमारे सिटीजनशिप नहीं बनती है, वो बेचारे यहाँ रह रहे हैं, मकान नहीं खरीद सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, अपनी जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। और ये ताकत देती थी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत।
और इसकी भी पहल अगर किसी ने की है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और आज दुनिया भर में, अभी देखिए अफगानिस्तान से जो अभी हमारे लोग आए, चाहे गुरुद्वारा के हमारी गुरबानी हो, उसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे उसको लाने का अपने सिर पर और अपने शीश उसको मतलब अपने उसको ला करके उसको स्थापित करने में हम भी योगदान कर पाए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की चिंता की कि हमारे कोई भी व्यक्ति वहाँ जो तकलीफ में है वह भारत आएंगे और उनको यहाँ पर रहने की पूरी ताकत के साथ भारत सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। यह काम मोदी जी ने करके किया। तो ऐसे पाकिस्तान में 23% थे, आज वो 3% है। हमारे बांग्लादेश में 27% थे, आज 8% वहां रहे। इसको तो समझना पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे ये लोग हमारे? इनको यहीं पर जीने का अधिकार मिलने वाला है। और मोदी जी ने इसकी पहल की और CAA उसी का उदाहरण था जिसको हमको देखने को मिला। आप आश्चर्य करेंगे, वेस्ट पाकिस्तान से हमारे सिख भाई आए, जम्मू कश्मीर में बस गए। जम्मू कश्मीर में वो नौकरी नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर में उनको स्टेट का राइट नहीं था, वो स्टेट के होल्डर्स नहीं थे। ये सालों साल चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 को एब्रोगेट किया और उसके कारण आज हमारे सिख भाई जम्मू कश्मीर में भी स्टेट सिटीजन के नाते उनको सारे जम्मू कश्मीर के अधिकार हैं जो उनको दिए गए। ये इनिशिएटिव क्या आप पहले समझ में नहीं आया था किसी को? क्या मोदी या इच्छा शक्ति नहीं थी? यह मोदी जी की इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि जो इन सारी चीजों का समाधान करने का। और ये प्रश्न आज के नहीं थे, आजादी के साथ खड़े हुए थे। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि हमारे सिख भाई जो आए वो जम्मू कश्मीर में चले गए। अगर पंजाब में आ गए तो उनको सारे राइट मिल गए, अगर वो कहीं जाकर के असम में बस गए, दिल्ली में बस गए तो उनको सारे अधिकार मिल गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं मिले। तो यह भी दिलाने का काम जो था वो सारे का सारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी चर्चा बहुत आई, जैसा स्मृति जी कह रही थी कि वो 8 साल की थी जब उन्होंने वो RK पुरम में वो घटनाएं देखी। मैं उस समय करोल बाग में रहता था और मुझे ये सौभाग्य मिला कि एक सिख परिवार को बचाने में और अपने साथ, मैं उस समय फुल टाइम वर्कर था और मैं करोल बाग में मेरा कार्यालय था। पूरे परिवार को मैं लेकर के, और ये भी मैं बात बताना चाहूँगा कि मैं अकेला था, वहाँ कोई रसोई नाम की चीज़ नहीं थी और दुकानें सारी बंद थी। तो 2 दिन तक तो हम लोग बिना खाने के रहे क्योंकि दुकानें सारी बंद, मैं बनाता नहीं और एक परिवार सामने रहता था। 3 बार लोग आए अटैक करने के लिए और ढूंढ करके गए कि नहीं ये परिवार निकल गया, कहाँ चला गया मालूम नहीं। लेकिन उस समय हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, वो हमने अपने आंखों से देखा है। वो सारा कोई बताने की जरूरत नहीं है मुझे। सन 86 में भी जिस तरीके से उस समय पुलिस ने जब अटैक किया वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। शीशगंज के गुरुद्वारे के सामने भी देखा है, बाकी भी देखा है, वो सब चीजें देखी। लेकिन जो लोग समाज में दरिंदगी के साथ आगे नेतृत्व के रूप में बढ़ रहे थे उनको जेल में डालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने ये बात, और न्याय दिलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि SIT बैठाई गई और SIT बैठा करके 2 साल के अंदर उन सारी जो भी दोषी रहे और उस पर कार्रवाई हुई और आगे भी चल रही है, उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये दंदनाते रहे सालों साल, 30 साल तक, कोई पूछने वाला नहीं। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो वो इच्छा शक्ति का परिणाम आया जिस परिणाम से हम सब लोग वाकिफ भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात की भी कोशिश की है कि 5 लाख उन विक्टिम्स के परिवारों को एक अनुदान के रूप में दिया जाए और साथ ही साथ जो लोग माइग्रेट करके अपने स्थानों को छोड़ा उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। इस तरह की बातचीत भी की गई है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और जैसा मैंने कहा कि सिख धर्म को दुनिया में शोकेसिंग करना और इनकी शहादत से लेकर के जो आज़ादी की लड़ाई का कंट्रीब्यूशन वह दुनिया को बताना, इस काम की पहल भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बखूबी की है। अब देखिए जालियांवाला बाग तो पहले भी था, आप सबको शायद मालूम नहीं है। उसके मेमोरियल के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ी
अमेंडमेंट इसलिए करनी पड़ी कि उसको उसमें वो कुछ उसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी और उसके सदस्य कौन कौन थे ये भी आपको मालूम, तो सारा अमेंडमेंट किया गया आज। और आज आप देखेंगे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जिस तरीके से जलियांवाले बाग के बारे में इतिहास बताया जाता है और सारी चीज़ें रखी जाती हैं, ताकि हमारा बच्चा आज अगर उसको देखता है तो उसको समझ में आता है कि हमारी कौम ने आज़ादी की लड़ाई के लिए क्या क्या किया और कितने जुल्म सहे, कितनी मुसीबतें सही, उसके बावजूद देश को एक रखते हुए आगे बढ़ाने में सिख कौम ने, सिख धर्म ने कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा अग्रसर होकर के खड़े रहे। यह दुनिया को बताने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो मैं सच में एक अच्छी पहल इस किताब के माध्यम से, जहां आपने सिख धर्म के जो 5 स्तंभ हैं जिसके बारे में स्मृति जी ने भी आपको बताया, कंपैशन, ट्रुथ, लव, ये सारी चीज़ों को जोड़ करके आपने आगे किस तरीके से सिख धर्म ने इनको इस्टेब्लिश करने में अपना योगदान किया है, इसको आपने जहाँ तक उसमें कलमबद्ध किया है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सामाजिक और देश हित के बात को ध्यान में रखते हुए और जो सिख धर्म के प्रति समर्पित भाव है उसको रखते हुए जो इंटरवेंशंस की गई हैं, उन इंटरवेंशंस के बारे में आपने बहुत बखूबी आपने लिखा है और उसको आपने तस्वीरों से भी सजाया है। इसके लिए मैं न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन को, उनके चेयरपर्सन को और उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज के दिन आपने मुझे यहाँ आने का, मुझे और स्मृति जी को मौका दिया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आज के कार्यक्रम में हमारे जत्थेदार साहब ने मंच को सजाया, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवादी हूँ और उन्होंने हम लोग को जो दिशा दी उसके लिए भी मैं धन्यवादी हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा कि आप हमें इसी प्रकार का मौका और प्यार देते रहें, हम उसको संजो करके और ताकत लेकर के काम में जुटेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसको और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।